और हमने कहा था कि अगर हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश की गई तो हम हुकूमत का साथ छोड़ने पे या साथ निभाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। भाई अगर निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और हुकूमत निज़ाम को दुरुस्त करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर क्यों चलानी चाहते हो? ये तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्लैरिटी है ही नहीं। उनके अंदर क़यादत का शदीद बहरान है। अब चूंकि हम एक दिफाई मुआहदे का हिस्सा होंगे तो एक ऑपरेशनल सपोर्ट जो है और एक ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो भी मुयसर आएगी तीनों ममालिक को एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, अगर उससे टर्की और सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्शन नसीब हो तो लामहला मुसलमान मजबूत होंगे। पे अगर नकवी साहब ने कहा है कि निज़ाम कोलैप्स हो गया, तो निज़ाम वफाक का या पंजाब का कोलैप्स नहीं हुआ, आपके मुल्क के 2 बड़े सूबे कोलैप्स कर रहे हैं। वेलकम टू डायलॉग। मैं हूं इकरा हारिस। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मौजूदगी में होने वाले इस मुआहदे को खित्ते की बदलती हुई जोग्राफियाई सियासत में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक ने मुश्तरका दिफा, इंटेलिजेंस ताउन, फौजी तरबियत और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। जबकि सबसे अहम बात यह है कि तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। अब सवाल यह है कि यह महज एक दिफाई मुआहदा है या खित्ते में एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की दिफाई सलाहियतें एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं? और पाकिस्तान के लिए असल सवाल यह है कि इस स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का मुआशी फ़ायदा हमें क्या होगा? क्या सऊदी सरमाया, तुर्क टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की दिफाई और अफरादी क़ुव्वत को मिलाकर सरमायाकारी, तिजारत, सनत और रोज़गार का एक नया रास्ता खुलने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, मईशत भी है। बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजिक पेशरफ अपनी जगह अंदरूनी मुल्क सियासी मुहाज पर एक नया तूफान उठता दिखाई दे रहा है। पीटीआई ने 2 माह की डेडलाइन के बाद 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, मगर इस बार भी सवाल एहतजाज के ऐलान से ज़्यादा इसकी अमली सलाहियत का है। क्या तहरीक इंसाफ वाकई कारकुनों को घरों से निकाल कर इस्लामाबाद तक एक बड़ी सियासी ताकत का मुजाहरा कर सकेगी, या एक बार फिर ऐलान, तैयारी और अमली मैदान के दरमियान वही फासला नजर आएगा जो माजी की एहतजाजी तहरीकों में दिखाई दिया? अलीमा खान और बास कारकुनों की जानिब से शकूक शुबहात, जबकि दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई जैसे अहम सियासी रहनुमाओं की एहतजाजी सरगर्मियों से दूरी भी कई सवालात उठा रही है। सवाल यह है कि क्या पीटीआई के अंदर एहतजाज की हिकमत अमली पर मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद है? और अगर 27 सितंबर की तहरीक कामयाब ना हुई तो बानी पीटीआई और पार्टी की क़यादत का प्लान बी क्या होगा? और सिर्फ पीटीआई ही नहीं, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी इख्तलाफात के साए गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज वफाकी हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतज़ाद बयानात क्या महज सियासी इख्तलाफात हैं या हुकूमती सफ़ों में दरारों की अलामत? एक तरफ इत्तेहाद बरकरार रखने की बात, दूसरी तरफ अदम एतमाद और सख्त सियासी बयानात। तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने इख्तलाफात ख़त्म करके कोई बड़ा सियासी फैसला करेगी, या पाकिस्तान एक मरतबा फिर निज़ाम के रीसेट की तरफ बढ़ रहा है? इन्हीं सवालात के जवाब दिए सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपके वक्त का। सबसे पहले जो आज एक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी तफसील आप इसकी हमें बताएं ज़रूर। ये क्या पैक्ट है? क्योंकि सऊदीया के साथ तो हमारा पहला भी पैक्ट था, इसकी क्या अफादियत है और ख़ित्ते में क्या इंपॉर्टेंस होगी इसकी? बहुत शुक्रिया इकरा कि आपने इस हसास तरीन मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दे रही हैं। गुज़ारिश ये है कि देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का 1947 के बाद से एक बड़ा मज़बूत ताल्लुक है और बीइंग मुस्लिम हमारी बड़ी क़ल्बी वाबस्तगी है सऊदी अरेबिया से। चूँकि वहाँ पर जो हरम शरीफ़ है, चाहे वो मक्का शरीफ़ में हो, चाहे मदीना शरीफ़ में, और दूसरा जो हमारा टर्की से ताल्लुक है, ख़ास तौर पे बरे-सग़ीर के मुसलमानों का। मैं समझता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया के बाद ज़ाहिर है हम उसको खिलाफत उस्मानिया की कंटिन्यूटी में ही देखते हैं टर्की को। तो बड़ा ही कल्बी ताल्लुक है पाकिस्तान का टर्की से भी और सऊदी अरेबिया से भी। तो ऐसे में जब जिनसे आपकी ज़हनी हम-आहंगी हो, मज़हबी हम-आहंगी हो, वहाँ दिफ़ाई हम-आहंगी भी डेवलप हो जाए, तो मेरे ख़्याल से ये एक सोने पे सुहागा होता है और एक तारीख़ी कदम होता है। और आज बीइंग सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान हम सबके लिए एक ये फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन ममालिक के साथ हमारा दिल धड़कता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो टर्की हो, आज हमने उन्हीं के साथ अपना दिफ़ा किया। यानी जो पब्लिक की विल थी उसके मुताबिक एक फ़ैसला है। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी बतौर मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा था कि हमने
मक्का और मदीना शरीफ की हिफाज़त के लिए अपना तन मन धन लगाना है। और उस दौरान आपने देखा कि हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हुए। लेकिन अब ये जो जामे एक डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसका टर्की भी हिस्सा है और टर्की का एक अपना एक मकाम है यूरोप के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगरिब में ख़ास तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि इसके कंटेंट्स जितने वज़ारत ख़ारिजा ने शेयर किए हैं, वो आप सब दोस्तों तक पहुँचे हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि एक नया मुस्लिम ब्लॉक जो है वो उभर कर सामने आएगा और उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी, टर्की को भी और इवन के सऊदी अरेबिया को बहुत फ़ायदा होगा। जी। अच्छा, अब एक बात जो इस माहदे में ज़ोर देकर की गई है कि एक हमला होगा तो इसका तसव्वुर किया जाएगा कि सब पर हमला होगा। तुर्की नेटो का मेंबर है, अगर कल को पाकिस्तान और इंडिया की कोई महाजराई होती है, जो कि हमेशा भारत किसी ना किसी टो में लगा रहता है कि अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्रिएट करे। सिंतास माहदे पर हमारी इस वक्त एक बड़ी स्टैंड पोजीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है। सो आपको लगता है कि इस माहदे के बाद ये खुलकर हमारा साथ दे पाएगा जब भी पाकिस्तान भारत का कोई मसला हुआ? देखिए, बात ये है कि माज़ी में भी टर्की और सऊदी अरेबिया की जो सपोर्ट है, वो मेरे ख़्याल से स्क्रीन पे बैठ के बयान नहीं की जा सकती। 1998 में जब हमने एटमी धमाके किए, किंग अब्दुल्ला, यानी मैं आले सऊद की बात कर रहा हूँ, किंग अब्दुल्ला की जो हमारे लिए सपोर्ट थी। उससे पहले जब पाकिस्तान ने एटमी प्लान का आगाज़ किया, तो किंग शाह फैसल साहब की जो सपोर्ट हमारे साथ थी। उसके बाद अगर किंग अब्दुल्ला के बाद मैं बात करूँ, जो किंग शाह सलमान साहब हैं, इनकी सपोर्ट, तो मेरे ख़्याल से सऊदी अरब तो पाकिस्तान के साथ हर हाल में खड़ा हुआ है। वो ज़ाहिर है, सऊदी अरब का दिफ़ा कोई ऐसा नहीं कि वो हमें कोई टेक्नोलॉज़ीज़ दे, लेकिन मुआशी हवाले से सऊदी अरब ने हमारा आउट ऑफ वे जाकर साथ दिया है। और टर्की की भी ये सूरत-ए-हाल है कि टर्की भी पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ है, जो भी यानी हॉट एंड कोल्ड में। तो अब चूँकि हम एक दिफ़ाई मुआहदे का हिस्सा होंगे, तो एक ऑपरेशनल सपोर्ट जो है और एक ऑपरेशनल प्लानिंग जो है, वो भी मुयस्सर आएगी तीनों ममालिक को एक-दूसरे के लिए। तो लामहला इसका तीनों ममालिक को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम दुनिया में एक एटमी ताकत है, तो पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, अगर उससे टर्की और सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्शन नसीब हो, तो लामहला मुसलमान मज़बूत होंगे। हुज़ैफ़ा, थोड़ी सी सियासी मामलात पर आते हैं। मोहसिन नफ़ी साहब के बयान के बाद एक हलचल मची, निज़ाम कोलैप्स होने की बात हुई, बड़े बड़े दानिश्वरों ने इस पे कमेंट किया। फिर उन्होंने समझा, आप लोगों ने इसे ख़ुद पर तनकीद समझी, काउंटर जवाब भी दिया गया, लेकिन मोहसिन साहब अपने अभी भी इस बयान पर कायम हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नून लीग अपनी मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं निज़ाम इज़ नॉट सूटेबल, ये कोलैप्स होगा। तो क्या नून लीग ने अब कोई फ़ैसला किया है कि किसी तरफ जाएंगे, चाहे वो सूबे हों, चाहे वो इंतज़ामी यूनिट्स हों? देखिए, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को मैं समझता हूँ कि कल जो उनकी वज़ाहत आ गई या परसों, उसके बाद तो मैं ये समझा हूँ कि उनके बयान को समझने में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे वो हम हैं या बाकी मीडिया के हल्के हैं। क्योंकि बात ये है कि अगर कराची जो है वो पिछले 20 साल से एक ही जमात की हुक्मरानी में चल रहा हो और कराची का हाल आपके सामने है, जो कि दुनिया की कई ममालिक की मईशतों को चलाने की सलाहियत रखता हो, उसका जो हाल हो चुका है। इसी तरीके से केपीके में 14 साल से एक ही जमात की हुकूमत है, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन का हाल है। तो उस पे अगर नकवी साहब ने कहा है कि निज़ाम कोलैप्स हो गया, तो निज़ाम वफाक का या पंजाब का कोलैप्स नहीं हुआ, आपके मुल्क के 2 बड़े सूबे कोलैप्स कर रहे हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर यानी जितने बड़े सरदार आज भाषण देते हैं नकवी साहब को या फेडरल गवर्नमेंट को, ये पिछले 78 सालों में किसी न किसी शक्ल में हर दौर में इक़्तिदार में रहे हैं। ठीक है। तो मकसद ये है कि अगर बलूचिस्तान का एहसास महरूमी है, आपके अपने पास तो शानदार गाड़ियाँ हैं, शानदार घर हैं, लेकिन आपने अपने इलाके का एहसास महरूमी दूर नहीं किया, तो ज़िम्मेदार वफाक या पंजाब तो नहीं हो सकते। तो नकवी साहब ने इस कैनवस में बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश रहती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो खुद ये बात समझते हैं कि रिफ़ॉर्म्स होनी चाहिए। देखिए, अगर सिस्टम के अंदर खराबियाँ थीं, तो एफबीआर में रिफ़ॉर्म्स आई ना। सिस्टम में खराबी थी, तो पीआईए की निजकारी हुई ना। तो मैं ये समझता हूँ कि नकवी साहब का जो बयान है कि सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए, पीएमएलएन इसे सपोर्ट करती है। जहाँ तक नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात है, तो ये मामला ज़ाहिर है किसी की ख्वाहिश, मेरी तो ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब सूबा बने, लेकिन मेरी ख्वाहिश जो है वो आईनी तरमीम की राह में हाइल रुकावट को दूर नहीं कर सकती। वो ज़ाहिर है 224 का नंबर है नेशनल असेंबली में और तकरीबन 64 का नंबर है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। जब वो अचीव होगा तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पीएमएलएन इंतज़ामी बुनियादों पर
बेहतरी के लिए मुल्क की नए अगर सूबे बनते हैं और उसमें कंसेंसस डेवलप होता है, तो पीएमएलएन इसके हक में होगी। सर लेकिन आप ही के इत्तेहादी बिलावल साहब, आज तो उन्होंने ये कहा है कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत कोलैप्स हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की नहीं, असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद की है। और नून लीग ने अभी गला पकड़ा हुआ है, कल को नून लीग उनके पाँव पकड़ेगी और वो वक्त जल्द आने वाला है। इतने कॉन्फिडेंस है कि बिलावल साहब एक तरफ लाहौर और इस्लामाबाद की लड़ाई का इशारा दे रहे हैं, दूसरी अपनी इंपॉर्टेंस भी आपको शो करा रहे हैं। इसमें इकरा आपको भी इस दश्त की खाक छानते हुए अरसा हो गया है, ऑलमोस्ट 18 साल से तो मैं आपको जानता हूँ, जर्नलिज्म से ज़रा वाबस्ता है। बिलावल साहब ने जो कश्मीर में तकरीर की है वो सारी सियासी है और उसका मकसद अपने वोटर को मोबिलाइज़ करना है और लामहला अगर वो हुकूमत में तनकीद नहीं करेंगे, तो किस पे तनकीद करेंगे? तो बिलावल साहब की तकरीर को जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने ये तक कहा कि अभी कश्मीर में क्लैरिटी नहीं है कि पीएमएलएन हुकूमत बनाए। हालाँकि भई सिंपल मेजॉरिटी पूरी हो गई है, पूरी दुनिया कह रही है और आप ये उससे ये मैंने अख़ज़ की है कि बिलावल साहब अपने वोटर को मायूस नहीं करना चाह रहे और वो चाहते हैं तीसरे फ़ेज़ में मुज़फ़्फ़राबाद से उन्हें 2-4 सीटें मिल जाएँ, ताकि कम से कम उनके लिए ये ग्रेसफुल जो है एंडिंग हो इस पूरी कैंपेन की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिलावल साहब वरना जानते हैं, जितनी बातें भी उन्होंने कहीं, वो खुद सिस्टम का हिस्सा हैं। उनके पापा सदर पाकिस्तान हैं, उनके अंकल चेयरमैन सेनेट हैं, दूसरे अंकल वज़ीर आला हैं, उनके भाई सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, बाकी उनके अपने रिकमेंडी, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडी गवर्नर केपी के हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बंदा ये समझता है कि ये सिर्फ़ अवाम के सामने वो जज़्बाती तकारीर हैं, जिसका मकसद फेडरल गवर्नमेंट या जो हुकूमत वक़्त है उसमें तनकीद करके अपने वोटर को मोबिलाइज़ करना और चार्ज करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अभी आपने कहा ना कि जिस तरह आपकी ख्वाहिश है और सूबा बनवाने की, लेकिन ऑब्वियसली आईनी तरमीम के आड़े वो नहीं आ सकती। सो इस हवाले से कुछ सोचा है क्या? नून लीग तैयार है कि सूबाई असम्बलियों में एटलीस्ट इस पर वोटिंग कराई जाए या बहस कराई जाए, एटलीस्ट मामला तो फ्लोर पे फ्लोट किया जाए, आइडिया तो फ्लोट किया जाए? देखिए, पहले हमने 2 दफ़ा करारदादें पास कराई हैं बहावलपुर सूबे के लिए भी और एज़ यू रिमेंबर हमने जो है वो जनूबी पंजाब सूबे के लिए भी कराई। तो अभी जो मौजूदा तजवीज़ है नकवी साहब की या बाकी दोस्तों की, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट 18वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर यानी 28वीं आईनी तरमीम के अंदर उसको बेहतर करे, एनएफसी बेहतर हो और उसके अलावा जो वज़ारतें परफ़ॉर्म नहीं कर सकीं सूबों के पास, वो मरकज़ को वापस आएँ और फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार हो कि वो किसी भी सूबे को इंतज़ामी बुनियादों पर अलहदा करने और किसी भी इलाके को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करने की जो है उसे आईनी परमिशन मिल जाए। तो इस पे देखें, लेट्स सी कि जब आईनी तरमीम आएगी, वोटिंग होगी, उसके बाद की चीज़ें हैं जी, अभी तो सारी चीज़ें इमैच्योर हैं, प्रीमैच्योर हैं। और नून लीग और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान जो अभी गर्मा गर्मी थी, वो शायद किसी एक मुलाकात के ऊपर मामलात सेटल हुए हैं। सो वो कोई स्पेशल मामलात थे, कोई शराइत थी जिन पे बातचीत तय हुई है? नहीं, मोहसिन नकवी साहब और शहबाज साहब की ज़ाती बहुत गहरी दोस्ती है, आज से नहीं, सिंस 2002 जब शहबाज साहब एक्साइल में थे, नकवी साहब सीएनएन के साथ थे, तब भी नकवी साहब और उनका व्हाट्सएप तो उस दौर में नहीं था, ये मोबाइल हुआ करते थे, वो इंस्टा के और पाक्टिल वगैरह के, उस पर उनका राब्ता रहा करता था नकवी साहब से। तो इसलिए नकवी साहब से उनकी एक ज़ाती दोस्ती भी है, कॉलीग या वज़ीर दाखिला उनके होने के अलावा भी। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इख्तिलाफ़ नहीं है। नकवी साहब ने अपनी एक ओपिनियन दी, हमारे जो मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, 1990 से वाहिद पार्लियामेंटेरियन है जो मुसलसल नेशनल असेंबली में आ रहे हैं, सीनियर लोग हैं, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो गई, नकवी साहब की बात ख़त्म हो गई, तो हमने आगे बढ़ना है। और पीटीआई की तरफ से ये जो 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान है, इसको आप कैसे देखते हैं? बातचीत होने की भी, मुज़ाकरात के इशारे भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। सो अगर मार्च होता है तो हुकूमत क्या लाएअमल अपनाएगी? देखिए, अगर मार्च होता है तो हम बिल्कुल उससे वेलकम करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप दोस्त बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि 5 अगस्त को सेमीफ़ाइनल है, तो मैं कह रहा था कि नहीं, सेमीफ़ाइनल और फाइनल की स्टेज गुज़र गई। ये 8वीं या 10वीं पोज़ीशन का मैच खेलना है पीटीआई ने और वही आपने देखा, मज़ीद 2 महीने की तारीख दे दी। अगर स्ट्रीट पावर हो, आपके साथ मासेज़ हों, तो फिर तारीखें नहीं होती, फिर एनओसी नहीं होते, फिर कर्फ्यू नहीं देखे जाते। तो मेरे ख़्याल से तहरीक-ए-इंसाफ खुद भी जो है वो सेफ पैसेज माँग रही है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। ना उनके पास स्ट्रीट पावर है और ना वो कभी मार्च करेंगे और ना मार्च करने की उनके पास वो अवामी सलाहियत है जो कि किसी भी सियासी जमात के पास होनी चाहिए।
लेकिन अब वो कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, सबसे पहले खान साहब तक रसाई दी जाए, फिर ही हम समझेंगे कि हुकूमत सीरियस है बातचीत करने में। जिस तरह तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट आपको वज़ीर आज़म के सामने बिठा दूंगा, तो इन शराइत पे हुकूमत आएगी कि थोड़ा सा कुशन दे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करे और फिर बातचीत करे? देखिए, बात ये बानी तहरीक इंसाफ से सियासी लोगों की मुलाकात तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, क्योंकि हुकूमत ने इस पे एक प्रिंसिपल स्टांस लिया। लेकिन ज़ाहिर है बसा औक़ात आपको प्रिंसिपल स्टांस से पीछे भी हटना पड़ता है। लेकिन ऐज़ ऑफ़ टुडे मुझे तो नहीं नज़र आता। हाँ, जहाँ तक बात है फैमिली मुलाकातों की, वो बहाली हो सकती है और उसकी कोशिशें भी हुईं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की बहनें नहीं चाहती कि वो अपने भाई से मुलाकातें कर वो जो उन्होंने एक बनाया हुआ है माहौल कि जो कैद तन्हाई में रखा गया है और मिलने नहीं दिया जा रहा और उस बयानिए को कोई थोड़ी-सी भी गज़न पहुँचे, तो अब वो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें ना करने के मामले को एक सियासी बयानी के तौर पर ले रही हैं। तो इसलिए मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि हम हुकूमत फैमिली की मुलाकातों के लिए लचक दिखाएँ और बानी तहरीक इंसाफ की बहनें होने दें। उनकी तो हक़-उल-विसा कोशिश होगी कि ये मुलाकातें ना हों और वो सियासी मुलाकातों का मुतालबा बार-बार रखें और वो हुकूमत ने मानना नहीं है और सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों रहेगी। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत मेरे साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। एक जानिब बिलावल कहते हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, फिर ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स होने वाला है। चाहे वो निज़ाम कोलैप्स होने की बातें हों, सूबों की बातें हों, इन चीज़ों की जब बात होती है स्पेशली सूबों की, तो पीपल्स पार्टी खासा गुस्सा कर जाती है। आपके ख्याल में इंतज़ामी यूनिट्स बनना, सूबे बनना, क्या ये निज़ाम की बेहतरी के लिए नहीं है? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि मसला है क्या। क्या निज़ाम दुरुस्त करना मसला है या आइन पे अमल ना करना मसला है? आइन वो दस्तावेज है जिसमें बड़ी तफसील से बयान शुदा है। क्या हम उस पर एक नीति से अमल कर रहे हैं? क्या माजी में अच्छे इलेक्शन हुए? क्या हुकूमतों को चलने की आज़ादी दी गई? या हमारा मसला यह है कि जो निज़ाम है हम उसको पूरी तरह अमल नहीं करने दे रहे और उसकी वजह से वो पूरी डिलीवरी नहीं दे रहा? अगर तो ऐसा है तो फिर हमें पहले अपने इरादे, अपने नीतियों को के फतूर दुरुस्त करने चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये है कि आप इस्लामाबाद में बैठ के, पेशावर में बैठ के, कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के कोई दानिशवर अगर ये समझाएं कि जी पाकिस्तान का मसला छोटे सूबे है, उससे हल हो सकता है, तो ये उनका मैंडेट तो नहीं है। हाँ, उनकी राय है, वो अपनी राय को सियासी जमातों के जरिए अवाम के पास लेके जाएं। अगर अवाम उनको वोट देते हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन दूसरा ये है कि आप आइन के अंदर रहते हुए मसाइल का हल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर वफाकी यानी मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट इसके निज़ाम दिए हुए हैं। क्या हमने अपना मरकजी असम्बली को सही तरह इंतखाबात करा के चलने दिया? आंसर इज नो। क्या हमने वफाकी हुकूमतों को बिला मुदाखलत चलने दिया? आंसर इज नो। क्या हमने सूबाई हुकूमतों को चलने दिया? आंसर इज नो। ये निज़ाम तो वही है, उतना ही अच्छा है जितना यूरोप या किसी और जगह पे दिया गया निज़ाम होगा। वही हमारा आइन है, उसी तरह के हमारे इदारे हैं। सो इदारों पे अमल दरामद एक इशू है, कानून पे अमल दरामद एक इशू है, कानून इशू नहीं है। सर, आज बिलावल साहब ने भी कहा कि हमारी तो नून लीग से कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है। क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि असल लड़ाई मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है, या कोई और इशारा इससे मिल रहा है हमें? मैं तो नहीं सुन सका स्पीच उनकी जी, और ना ही मैं उनके इतने लफ्जों से समझ सकता हूँ। वो तो उनसे किसी वक्त बात होगी तो बता सकूंगा। लेकिन ये किसी इस्तारे के तौर पे उन्होंने जरूर इस्तेमाल की होगी। हमारा मुस्लिम लीग से जो इख्तलाफ है वो हम उनको वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं। गवर्नमेंट से जो इख्तलाफ है वो बता चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर दोनों फेजेज में जो धांधली हुई उसके ऊपर हमारा एक एहतजाज था और हमने कहा था कि अगर हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश की गई तो हम हुकूमत का साथ छोड़ने पे या साथ निभाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा होंगे। ये बात उस तनाजुर में हुई थी, हमने वैसे गवर्नमेंट छोड़ने की बात नहीं की थी। सर, लेकिन अगर आप लोगों को इतनी रिजर्वेशंस है धांधली के ऊपर, आपका इत्तेहादी है विफाक में, तो फिर इसका साथ देना कौन सी असूल पसंदी है? क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब तो हर शो में ये कह चुके हैं कि जवाब देना बड़ा मुश्किल है, अब तो हमें अलहदा होना ही होना है।
देखिए उनकी जाती राय है, अभी पार्टी ने कोई राय कायम नहीं की। रही बात कि हमें क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है एक सियासी जमात के तौर पे ये चीज तो हम आपसे बेहतर जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमारे एनालिसिस और तजिया का भी हमारे पास एक निज़ाम मौजूद है। हमारे पास बड़े तजर्बाकार लोग सीनियर क़यादत में बैठे होते हैं जिनका सारी उम्रें गुजर चुकी हैं। तो ये आप हम पे छोड़ दीजिए कि हमने क्या करना है। हमने जो किया वो अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर बहस कीजिए। और आज जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का एक दिफाई पैक्ट हुआ है, आपके ख्याल में ये कितना बेहतरीन पैक्ट है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा दिन है। तुर्की हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, दोस्त है, हर वक्त में हमारी उसने मदद की है। और आज इस मौके पे तीनों मुल्कों का इकट्ठा होना, ये तरक्की पजीर दुनिया के मुसलमान मुल्कों का इकट्ठा होना एक नए शुरुआत है एक नए निज़ाम की, इस रीजन के अंदर तरक्की की तरफ बढ़ने के सफ़र की। अल्लाह करे इसको नज़र ना लगे और हमारे हुक्मरान जो हैं वो तदब्बर और तहम्मुल से इस मामले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट काम है, लेकिन ये बहुत मजबूत इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। मैं इससे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ की जेतें, सिर्फ जेत इकोनॉमिक नहीं होती, मैं इसकी इज्जत की, तहफ़्फ़ुज़ की, खारजा पॉलिसी में कामयाबी की, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी परतें खुलते देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा कायरा साहब, 2 मोहसिन नकवी साहब का बयान खासा पुराना हो चुका है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स आते रहे हैं और कल उन्होंने एक वजाहत भी दी कि ये हुकूमत पूरे अपने 5 साल पूरे करेगी, लेकिन फिर से उन्होंने दोहराया कि निज़ाम तो कोलैप्स हो चुका है। तो सर आपको लगता है कोई बातचीत इनमें तय हो गई है? क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब ढारस बंधाई जाती है तभी नीचे से ज़मीन भी अक्सर खींच ली जाती है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं निज़ाम कोलैप्स है, फिर एक सेटिस्फेक्शन भी हुकूमत को दे रहे हैं कि जनाब ये 5 साल चलेगी। देखिए ये खुद अगर इस बयान को गौर से देखें, उनके पहले बयान को और मौजूदा बयान को, और इसी बयान को अगर उसको खोल के देख लें, तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है, हुकूमत चलेगी। भाई अगर निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और हुकूमत निज़ाम को दुरुस्त करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्यों चलानी चाहते हो? फिर तो उनसे सवाल करना चाहिए ना कि आप कह रहे हो कि निज़ाम कोलैप्स हो चुका है, हुकूमत चलती रहेगी, कैसे चलती रहेगी और क्यों चलती रहेगी? फिर तो आपको इस हुकूमत को कहना चाहिए कि भाई आप फेल हो गए हैं और वो लोग जो बेहतर निज़ाम ला सकते हैं उनको आने दें। या ये है कि ये हुकूमत अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करे, निज़ाम के जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करे और उनको बेहतरी की तरफ लेके चले। हुकूमत का काम तो फैसले करना होता है ना, हुकूमत का काम मुतालबे करना नहीं होता। वज़रा नहीं, आप और मैं मुतालबे करेंगे, इस मुल्क की अवाम और मीडिया मुतालबे करेगा, अपोजिशन मुतालबे करेगी, हुकूमत तो फैसले करेगी ना। तो हुकूमत को फैसले करने चाहिए, जो खामियां, कमजोरियां, निज़ाम की तबाही है उसको करेक्ट कैसे करना है, ये काम को रहनुमाई दीजिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो निज़ाम भी ठीक नहीं हो रहा और ये हुकूमत भी चलनी है, तो ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात है। सर इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो चार्जशीट एक तरफ जारी है, निज़ाम की बातें हो रही हैं, कोलैप्स की बातें हो रही हैं, वहीं तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है। आपके ख्याल में कुछ इम्पैक्टफुल कॉल है या फिर तहरीक इंसाफ की सियासी गलती है कि इन हालात में एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है? ये तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्लैरिटी है ही नहीं। उनके अंदर क़यादत का शदीद बहरान है, कोई फैसला साजी उनकी हो नहीं रही प्रॉपर। कोई एक ग्रुप फैसला करता है, दूसरा ग्रुप उसको ओवर रूल कर देता है। कहने को अलीमा खान साहिबा या उनकी बाकी हमशीर खान साहब की जो हैं, उनका कोई रोल नहीं है सियासत में, लेकिन उनकी क़यादत जो है इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब और राजा साहब, वो भी अगर कोई फैसला करते हैं तो वो अलीमा खान साहबा उसको ओवर रूल कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई इम्पैक्टफुल इज्तिमा नहीं कर पाएंगे। मुझे जिस बात पे अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया था, वो इस्लामाबाद मार्च से वो नताइज नहीं मिल सके, तो ये नए आने वाले साहब को यही टास्किंग हुई थी। ये क्या कमाल कर लेंगे मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल के मुताबिक कोई इम्पैक्टफुल कोई बड़ा इज्तिमा नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया कमर ज़बान कायरा साहब मेरे साथ थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वक़ार साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर बहुत अरसे बाद किसी एहतजाज या लॉन्ग मार्च का ऐलान पीटीआई की तरफ से किया गया है, लेकिन तनकीद ये है कि बहुत दूर की डेडलाइन दी गई है। ख़ुद अलीमा खान साहिबा भी इसके ऊपर कुछ खासी मुतमईन नज़र नहीं आई। तो सर क्या ये तारीख मुशावरत से दी गई है और बहनों से इस हवाले से मुशावरत की गई? देखिए ये डिस्कशन थी स्ट्रीट मूवमेंट के हेड की, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद है। अब उनकी बहनों के साथ मुशावरत हुई या नहीं हुई ये तो वो बता सकते हैं,
मेरे सामने तो जो चीज़ें हैं उसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपने खुद अलीमा बाजी का जिक्र किया, मैंने वो क्लिप सुना और वो इस पे हैरानगी का इजहार कर रही थी, तो ऑब्वियसली उनके साथ मुशावरत नहीं हुई होगी। अगर हुई भी है तो उसका इल्म जो है चीफ मिनिस्टर साहब को होगा, पार्टी के इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। और जो पार्टी आपने तय कहा करती कि है वो आपस में अलाइन नहीं होता, जो सुहेल आफरीदी साहब बात करें या जो पार्टी फैसला करे? नहीं, बिल्कुल अलाइन होता है, इसमें नॉन अलाइनमेंट की तो कोई बात नहीं है। उन्होंने जब इस बात का ऐलान किया तो क्या एक्टिंग चेयरमैन जो थे गौहर साहब उस स्टेज पे मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनकी तकरीर से, सीएम की तकरीर से पहले उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट में सीएम साहब जो है वो तारीख का ऐलान करेंगे। उसके बाद सीएम साहब ने जो है वो तकरीर की और उसमें उन्होंने जिक्र किया, तो ऑब्वियसली गौहर साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ही वहाँ पे बताया कि अभी आके ये ऐलान करेंगे, तो उनको पता होगा। इसमें नॉन अलाइनमेंट की कोई बात नहीं है, मगर पार्टी में हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मुझसे आप इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी पूछें, मैं ठीक तरीके से कर रहा हूँ, कौन सी डेट है क्या नहीं है मैं जरूर बताऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि बाकी की चीजें जो है उसको भी मैं मीडिया से शेयर करूँ। किसान विंग की मेरी जिम्मेदारी है, उनकी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी तंजीम, किसानों के इशू मेरी जिम्मेदारी है। तो उसी तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी जो है वो पूरे पाकिस्तान की सुहेल अफरीदी को दी गई इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि वो वजीर आला है। तो उनको जब ये जिम्मेदारी दी गई तो ऑब्वियसली फिर उसका लाएबल, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी डेट वो उन्होंने ही देनी है और पार्टी ने उसके ऊपर लबैक करना है। उन्होंने ये डेट दी है और पार्टी ने कहा जी ठीक है। सर, शहबाज पार्टी में गिल से साहब ने भी इस तारीख पर शक व शुबहात का इजहार किया, तो एक मुकम्मल सोशल मीडिया कैंपेन हमने उनके खिलाफ देखी। एतराज़ करना आपके ख्याल में क्या फैसलों पर बुरी बात है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा एतराज़ करता है, पार्टी का पुराना मेंबर हो या नया मेंबर हो, तो उसे गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक नौबत तो सलमान अकरम राजा तक भी आई है। ये नौबत सब पे आ चुकी है। पार्टी के हर उहदेदार, हर जिम्मेदार के ऊपर, सिर्फ आपने सलमान राजा साहब का नाम लिया नहीं, इस किस्म की कैंपेन्स गौहर साहब के खिलाफ चलती हैं, राजा साहब के खिलाफ चलती हैं, मेरे खिलाफ चलती हैं, जुनेद अकबर के खिलाफ चलती हैं, आप ये देख लें तो सबके खिलाफ चलती हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। हाँ, अब आपकी जो असल सवाल है, क्या फैसलों पे इख्तलाफ करना बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं। चाहे मेरा कोई वर्कर इस फैसले और इस डेट से इख्तलाफ करे, उसका हक है। चाहे पार्टी का कोई जिम्मेदार इख्तलाफ करे, उसका हक है, वो इख्तलाफ कर सकता है। अगर अपनों से इख्तलाफ नहीं करें तो परायों से करेंगे, परायों ने तो हमारी बात नहीं सुनी ना। तो उस हवाले से बिल्कुल जिनके जज्बात हैं और वो ये समझते हैं और समझते भी हैं, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ, उस पर बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि देखिए भाई, चीज़ें उन्होंने लीड करनी है स्ट्रीट मूवमेंट। उन्होंने अपनी कैपेसिटी और अपनी तैयारी के हवाले से जो मुनासिब समझा वो उन्होंने ऐलान कर दिया। आप लोगों ने तो पार्टिसिपेट करना है, तो जिसने लीड करना है उसने और भी बहुत सी चीजें देखनी होगी। उन्होंने कर दिया अपनी हिसाब किताब, अपनी कैपेसिटी, अपनी तैयारी के मुताबिक। अब आप लोग इख्तलाफ जरूर करें, और मगर इख्तलाफ की बुनियाद पे पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं, क़यादतों तक पहुंचाए जाते हैं। आप अपने पहुंचाएं जोरदार तरीके से, मगर उसका पब्लिकली किसी को अगर किसी ने डेट दे दी आगे की तो उसको गद्दार कहना या वो कहना, तो वो मैं इस पर समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। इसलिए कि अगर तैयारी नहीं है, देखें ना, अगर तैयारी नहीं है तो बगैर तैयारी के अगर वो आपको 10 दिन बाद की डेट दे देगा और फिर आप लोग इस बात पर उसको गद्दार कहोगे कि उसकी तैयारी नहीं है, यही बात है ना। शेख साहब, गुज़िश्ता 6 माह के अंदर जब से आप लोगों ने राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया, तो हमेशा से जब भी सवाल हुआ एहतजाज या तहरीक का या खान साहब की रहाई के मुतालिक, तो ये कहा गया कि जनाब इन दोनों साहिबान के पास खान साहब ने इनको इख्तियार दिया हुआ है, ये फैसला करेंगे। लेकिन नज़र ऐसे आ रहा है कि वो मजाज अथॉरिटी है, ऐलान सुहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, हालांकि वो इन जलसों में शरीक भी नहीं हुए। ऐसी क्या वजह है कि सर अथॉरिटी आपने उनको दे दी, ओहदे इन्होंने ले लिए, लेकिन आपके लिए उतना प्रोएक्टिव रिएक्शन इनका आया नहीं? नहीं, आप लोग, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोग चाहे पार्टी में हो चाहे मीडिया में हो, नाराज मत होइएगा, माजरत के साथ बड़े एहतराम से ये कहूँगा कि बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च के लोग बयान दे देते हैं। कई पार्टी के जिम्मेदारान भी कई दफ़ा हमारे भाई ऐसे करते हैं, मेरी जिम्मेदारी है, फिर मुझे उनको फ़ोन करना आपकी पड़ता है। पार्टी के लोगों ने कहा, बिल्कुल कहा, मैं उसी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टी के लोग ही ऐसा इजहार करते हैं, फिर मैं उनको फ़ोन करके बताता हूँ कि भाई
कम से कम मुझसे पूछ लेना था कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर डायरेक्टिव क्या है। और मीडिया के लोग भी फिर ऐसे ही करते हैं, वो ज्यादा ऐसे करते हैं क्योंकि मीडिया से तो हम पूछताछ नहीं कर सकते, अपने लोगों से तो कर सकते हैं ना। बात यह है कि इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी किसी दिन भी, एक लम्हे के लिए भी अल्लामा नासिर को या अचकजई साहब को नहीं दी थी। अच्छा। जिस ट्वीट में, जिस पैगाम में ये हुक्म दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज जो है वो सुहेल आफरीदी होगा, उसी पैगाम का जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये कहता है कि मफाहमत या मज़ाहमत के हवाले से कोई अगर फैसला लेना है, यानी कि गवर्नमेंट को एंगेज करना है या गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करना है, तो उसका फैसला और हिकमत अमली वो कौन देगा? वो ये दो अपोजिशन लीडर के साहिबान देंगे। तो इसमें क्लैरिटी से फर्क है, जिम्मेदारियां डिफाइंड है। ये स्ट्रीट मूवमेंट की बाहर निकलने की जिम्मेदारी हमारे मसूफ जो है, हमारे वज़ीर आला साहब मोहतरम पूरी की थी, और वो लोग उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जो लोग फिर ये इस किस्म के कंफ्यूजिंग बयान देते रहे हैं, चाहे वो हमारे रैंक्स में हो, चाहे वो मीडिया में हो, सॉरी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर ये करते रहे हैं, उनका काम स्ट्रीट, कोई पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट का फैसला अचकजई साहब ने तो नहीं करना ना, लीडर तो हमारा अंदर तो है ना। अचकजई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब, अब चूंकि उन्होंने एक दफ़ा फिर से ये मुज़ाकरात की बात की, तो तारिक फजल ने कहा कि हम आपको बिठा देते हैं डायरेक्ट वज़ीर आज़म के सामने, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग कुछ कोशिश करें और आप लोग उस कोशिश को बैक करें और वाकई कोई संजीदा मुज़ाकरात हम देखें? बिल्कुल। जब इमरान खान साहब ने, देखें ना, इधर कुछ लोग हैं कि उनको कोई बात खान साहब की पसंद आ जाए, उनके बारे में हो तो ठीक है, ना बारे में हो तो वो इग्नोर कर जाते हैं। ऐसे हम उन्हें नहीं देंगे। बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कि क्या हम सब ने मुफाहमत, एंगेजमेंट, मुज़ाकरात करने हैं या कन्फ्रंटेशन करनी है पीसफुल प्रोटेस्ट की सूरत में, वो फैसला अचकजई साहब को दिया। अगर अचकजई ये कहता है कि जी मैंने हुकूमत से नेगोशिएशन करनी है, ठीक है, पार्टी साथ खड़ी है क्योंकि इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया। मगर अब हम ये कहते हैं कि आप करें भी सही ना जी, आपने जो कुछ करना है वो आप करेंगे, तो पार्टी आपके साथ खड़ी हो। जब आप कुछ, मतलब है कि लोग अब बात करते हैं कि जी अब आप कुछ करें। कल आमिर डोगर साहब, परसों जो है, हाँ कल या परसों, कल की बात है, आमिर डोगर साहब की बात हुई डायरेक्ट अयाज सादिक साहब से। अयाज सादिक साहब ने उनको कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा कहा है तो आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ दे दिया। तो पार्टी का मौक़िफ़ यही था कि भाई जी उधर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकातें उनकी सिस्टर्स की नहीं हो रही हैं, हॉस्पिटल शफा में उनको नहीं लाया जा रहा, उनकी आँख का इलाज हमारी मर्जी और तसल्ली के मुताबिक नहीं कराया जा रहा, वकालतनामे साइन नहीं कराए जा रहे। इस सूरत में आप डायरेक्ट हमसे कैसे, हम किस मुंह से आपसे बात करें और क्या आपसे बात करें? सर, तो वो कौन सी 2-3 शराइत ऐसी हैं जो हुकूमत मान ले तो आपको लगेगा कि ये सीरियस है बातचीत करने में और हमें अब इनके साथ बैठना है, जो आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है? फौरी एक्सेस टू इमरान खान, फौरी उनके वकालतनामे, उनको फौरी हॉस्पिटल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करके डॉक्टर्स जो है उनको वहाँ इलाज करें, और उनके हमारे ज़ाती मौलिद जो है खान साहब के, उनकी सुपरविजन, उनकी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली और पार्टी दोनों को एक्सेस दें, फैमिली को भी एक्सेस दें और पार्टी का दिन भी। फैमिली को तो ट्यूसडे को नहीं मिलने देते, पार्टी थर्सडे को मिलना होती। पार्टी में तो 7 हफ्ते हो गया, फैमिली में भी 4 महीने हो गए, वो तो उससे भी ज्यादा हो गया। सबको एक्सेस दें जैसे बाकी तमाम पार्टियों को रही है एक्सेस हमेशा। देखें तो सर, आपके ये भी अब बातें हो रही हैं कि जिस वक्त कुछ ऐसी सराउंडिंग्स में खबरें आप देख रहे हैं, सिस्टम कोलैप्स होने की बातें हो रही हैं, निज़ाम की ख़राबी की बातें हो रही हैं, सूबे बनने की बातें हो रही हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये तहरीक इंसाफ की एक और सियासी गलती है कि इस मौके पर उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो फ़िलहाल हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि वो तो ख़ुद अपना वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रही और आप लोग लॉन्ग मार्च करके तवज्जो डाइवर्ट करेंगे अगर करते हैं तो। देखें, इस पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज़ मौजूद हैं। कुछ लोग देखें ना, कोलैप्स का बयान तो मोहसिन नकवी साहब ने अब दिया है, और खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज की डिमांड तो स्ट्रीट मूवमेंट के इंचार्ज से काफ़ी महीनों से हो रही है ना। बिल्कुल। मोहसिन नकवी का बयान बाद में आया, तो अगर कोई आदमी किसी तज्जिए में उसको इसके साथ नथी करता है तो मेरे ख्याल में अगेन आई वुड से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एवं हवाई गल्लां कर देंगे, हवाई तज्जिए छोड़ देंगे। हम कब से कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा एहतजाज पीसफुल हो जिससे प्रेशर इस हुकूमत पे आए और वो
इमरान खान साहब को उनका जायज़ हक दे, उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। हमें तो कोई वो नहीं है सिवाय इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा, हमारा तो कोई और वो नहीं है। सर, इन तो लोगों ने वैसे अपना ऑन इक़्तिदार ऑन अदर साइड तहरीक इंसाफ क्या सोचती है इन सूबों के हवाले से, और क्या केपी हुकूमत हर डिवीज़न को सूबा बनाने की हिमायत करेगी? हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। उसमें स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उनको हमेशा हमने प्रमोट किया है। मगर हर सूबे का माहौल मुख्तलिफ है। कहीं पे सूबे बनाने से डिवीज़न और फ्रिक्शन पैदा हो सकती है मुख्तलिफ कौमियतों में, और वहाँ पे हम समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, डेवोल्यूशन के थ्रू जो है वो स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जद्दत ला के तो उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। हर जगह पे सूबों वाला फार्मूला नहीं चल सकता, मगर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, यही इमरान खान साहब ने कहा। मगर आपने हिमायत की बात, इस सूरत हाल में जब खान साहब के वकालतनामे नहीं साइन होते, खान साहब की बहनों को उनसे नहीं दिया जा रहा, उनका इलाज शफा में नहीं हो रहा, उस सूरत में इमरान खान साहब से मिले बगैर, उनकी इनपुट लिए बगैर पार्टी किसी भी चीज़ की हिमायत नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शेख वक़ा मेरे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। देखते हैं ये एहतजाज जो सितंबर में किया गया है, जिसका ऐलान तहरीक इंसाफ से, वो कितना सितमगर हुकूमत के लिए साबित होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।